तो आइए सबसेट के बारे में समझते हैं। दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में प्राप्त हों, तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। मतलब यह है कि ए का यदि सभी के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हों तो जो ए होगा बी का सबसेट बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम लिख दें ए बराबर ए बी सी और बी एक सेट है ए बी सी डी ई, इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी इस बी में मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। ए सबसेट ऑफ बी, ये जो है ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। इससे पहले जो भी सेट लिखा रहेगा वह इसके बाद वाले सेट का सबसेट बोला जाएगा। इस तरह से हम समझते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक सेट इस तरह लिख लूं सी, जिसमें हम लिख दें ए ई आई ओ यू, तो हम देख रहे हैं कि यह भी एक प्रकार का सेट है, यह भी एक सेट है, यह भी एक सेट है। लेकिन क्या यहाँ पर ए सबसेट ऑफ सी होगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे हैं, केवल ए मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है इस सी का सबसेट नहीं होगा, लेकिन ए जो है बी का सबसेट है। तो सबसेट अगर है तो ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। तो यदि सबसेट नहीं है तब कैसे लिखेंगे? तो इसका प्रतीकात्मक रूप इस तरह से होगा ए इज नॉट सबसेट। इस तरह से बना लिखने के बाद इसको क्रॉस कर देंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। कहने का मतलब ए जो है सी का सबसेट नहीं है। तो ये सबसेट होने के प्रतीकात्मक रूप है और ये सबसेट न होने का प्रतीकात्मक रूप है। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे हम सबसेट दर्शाते हैं। चलिए अब आगे इसको समझते हैं। कुछ इसमें तथ्य हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे सिद्ध करना हो कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का सबसेट है। यदि कोई दो सेट दिए हों ए और बी, यदि उसमें ए बी का सबसेट सिद्ध करना हो तो उसमें हमें ये सिद्ध करना होगा कि मान लीजिए यक्स ए का एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं यक्स एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम एलिमेंट बोले या बिलोंग्स टू बोले, बात एक ही है। मतलब यक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो यक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो ए का एलिमेंट यक्स है, यदि यह मतलब कि यक्स यदि ए का एलिमेंट है, तो अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तो जो एलिमेंट ए का है वे सभी एलिमेंट यदि हम बी में दिखा दें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो होगा बी का सबसेट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमें ये कंडीशन प्रूव करना है तो ये कंडीशन श्योर रूप से हमें सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे यक्स बिलोंग टू ए, तो हमें सिद्ध करना होगा कि यक्स बिलोंग टू बी भी है। मतलब यक्स यदि ए में बिलोंग कर रहा है तो यक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, ये चीज हमें दिखाना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं कि जो ए है इस बी का सबसेट है। तो अब आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद ये दोनों सेट अगर ए बी का सबसेट है, तो अगर हमें ये चीज दिखाना हो कि ए बी का समान समुच्चय भी है, मतलब कि ए बी का सबसेट होने के साथ साथ ये दोनों सेट समान हैं, तो अगर ये कंडीशन हमें दिखाना हो तो इसके लिए ये शर्त कंप्लीट होना चाहिए, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। अगर ये कंडीशन पूरा रहेगा तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों क्या है, समान समुच्चय हैं। जैसे आप इसको एग्जांपल से समझ लें। मान लीजिए ए का जो एलिमेंट है, ए का एलिमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यदि बी का एलिमेंट अगर मैं इसे ले रहा हूँ, अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए तो बी का सबसेट है परंतु बी ए का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे हैं, केवल ए बी सी मिल रहा है, डी ई नहीं मिल रहा है, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं होगा।
तो अगर हमें समान समुच्चय दिखाना हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसे हटा दूं, अब बताइए ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो बी का भी सभी एलिमेंट ए में मिल रहा है, तो यहाँ से बी भी ए का सबसेट होगा। तो अब देखिए हम देख रहे हैं ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, और यहाँ से ये कंडीशन इसको ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं ए के जो एलिमेंट है वही वही एलिमेंट बी के भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों सेट हैं, ये दोनों सेट क्या है, समान समुच्चय है। मतलब कि समान समुच्चय में एलिमेंट बराबर होते हैं, आप जानते ही है। तो यहाँ पर यदि ये दोनों समान समुच्चय हैं तो हम कह सकते हैं कि ये शर्त कंप्लीट होना चाहिए, अर्थात ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, ये दोनों अगर एक साथ कंप्लीट हो रहा है तो ए और बी दोनों क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। कहने का मतलब उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय होता क्या है, तो आप इसको समझ लें। ऐसे दो समुच्चय ए और बी, मतलब ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हों कि ए के सभी एलिमेंट बी में प्राप्त हों, परंतु बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में प्राप्त न हो। तो इस कंडीशन में हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे और जो बी है वह ए का अधिसमुच्चय बोला जाएगा। जैसे ए कोई एक सेट है, इसका एलिमेंट है ए बी सी, ये है, और बी जो है इसका एलिमेंट है ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि ए का सभी एलिमेंट बी में है, परंतु बी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है। कहने का मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो इस ए में नहीं मिल रहा है, तो हम ए को बोलेंगे कि बी का उचित उपसमुच्चय है। तो यहाँ पर हम उचित उपसमुच्चय का सिंबल जो होगा इस तरह से होता है, इसके नीचे अगर ए लगा दिए तो ये सबसेट का हो गया, लेकिन ये हटा देंगे तो ये उचित उपसमुच्चय मतलब प्रॉपर सबसेट का होगा। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और एक बी सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, परंतु बी का ऐसा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं मिल रहा है। हमने बोला कम से कम एक, इसका मतलब कि एक से अधिक एलिमेंट हो सकता है जो इस समुच्चय में न हो। बात समझ में आ रहा? कहने का मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट अगर इस समुच्चय में नहीं है तो ये जो समुच्चय होगा इसका प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं और इसका सभी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो इस कंडीशन में जो ए है बी का प्रॉपर सबसेट है, और जो बी है वह ए का अधिसमुच्चय बोला जाएगा। तो अधिसमुच्चय को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से बी सुपर सेट ऑफ ए, ये सुपर सेट का सिंबल है और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। मतलब कि ये सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है और ये सुपर सेट का सिंबल है इस तरह से। तो अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें बी देख रहे हैं कि यह ए का क्या है, अधिसमुच्चय, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सुपर सेट ऑफ ए, इस तरह से भी लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे
कि अदिश समुच्चय को कैसे प्रतीकात्मक रूप पर दर्शाते हैं, प्रॉपर सबसेट को कैसे दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक चीज ये समझ लें, इसके कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट हैं, इसको समझ लिया जाए। जैसे अगर देखा जाए तो कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। जैसे मैं एक सेट ले रहा हूं ए बी, इसके एलिमेंट है। तो अगर देखा जाए तो स्वयं से तुलना किया जा रहा है, मतलब इसी सेट का इसी सेट से ही तुलना किया जा रहा है। तो कहने का मतलब इसके जो एलिमेंट है वो तो सेम होंगे। फिर तो जब सेम होंगे तो हम जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट का जो कंडीशन है, प्रॉपर सबसेट में हम जानते हैं कि एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में पूरी तरह प्राप्त हों, परंतु दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट पहले सेट में अगर नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में पहला जो सेट होगा दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ए है, ए के सभी एलिमेंट खुद में शामिल तो रहेंगे, तो खुद से तुलना किया जाए तो उसके एलिमेंट सेम होंगे। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी दूसरे सेट में नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ए है, इस ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मतलब कोई भी सेट स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट जो है ए और बी है और इसके भी एलिमेंट जो है ए और बी है। तो इसका तो सभी इसमें मिल रहा है, परंतु हम देख रहे हैं इसके ही सभी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, जबकि इसका कम से कम एक एलिमेंट इसमें नहीं मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरा होगा तब हम कह सकते हैं कि ये सत्य है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका सभी का सभी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसलिए ये कंडीशन क्या है, गलत है। तो अब आप समझ गए कि कोई भी सेट स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। आगे समझिए दूसरा फैक्ट इसका क्या है। रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है वो किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। रिक्त समुच्चय में आप जानते हैं कि उसके एलिमेंट नहीं होते हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो जो रिक्त समुच्चय है वो किसी भी अदर सेट का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। अब इसके बाद कुछ प्रमेय समझ लिया जाए। जैसे पहला प्रमेय है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लिया जाए ए बी सी, अब स्वयं का उपसमुच्चय बोला गया, मतलब कि इसका कंपैरिजन स्वयं से हो रहा है, तो खुद से हो रहा है। तो एक और सेट हम ले लें, जैसे मान लीजिए बी या ए ही ले लें, तो ये उसका एलिमेंट है। अगर हम देखें तो इसके सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं और इसका भी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट स्वयं की तुलना में, मतलब स्वयं से अगर कंपैरिजन करें तो इसका ये क्या होगा, सबसेट होगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसका सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, मतलब स्वयं में अगर कंपैरिजन होगा तो श्योर है कि उसके सभी एलिमेंट मिलेंगे। तो ये जो होगा स्वयं का क्या बोला जाएगा, सबसेट बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए, परंतु ए प्रॉपर सेट ए ये क्या है, गलत है। हमने इससे पहले बताया कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, परंतु कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। दूसरे प्रमेय को समझते हैं। दूसरा प्रमेय है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए, माना कोई
समुच्चय ए है और फाई रिक्त समुच्चय है। तो अब हम जानते हैं कि जब फाई रिक्त समुच्चय है, यहाँ लिखेंगे चूंकि फाई रिक्त समुच्चय है, तो जब फाई रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय में आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इसका ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो, मतलब इसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए में इसका एलिमेंट नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि चूंकि फाई रिक्त समुच्चय है इसलिए फाई का ऐसा कोई भी एलिमेंट या अवयव नहीं है जो ए में न हो। तो जब ए में मतलब इसका ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि ए में न हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सभी एलिमेंट ए में मिल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से, तो फाई का सभी अवयव ए में है। जब ए में है तो हम लिख सकते हैं फाई सबसेट ऑफ ए। कहने का मतलब कि कोई भी एलिमेंट सेट हमने ए मान लिया, या कोई भी सेट हो सकता है। अगर कोई भी सेट हम ले रहे हैं तो उसका हम देख रहे हैं कि जो फाई होगा क्या होगा, सबसेट होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फाई है रिक्त समुच्चय है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आगे तीसरा प्रमेय है, यदि तीन समुच्चय ए, बी और सी इस प्रकार से हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, तो मतलब कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी, मतलब कि ये तीन समुच्चय इस प्रकार से हैं कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये चीज सिद्ध करना है कि ए जो होगा सी का सबसेट होगा। मतलब कि ये तीन समुच्चय इस प्रकार से हैं कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए जो होगा सी का सबसेट होगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। चलिए समझिएगा। मान लीजिए माना यक्स जो है ए का एलिमेंट है, मतलब कि ए का एलिमेंट हम ले रहे हैं यक्स, मतलब यक्स जो है ए का कोई एलिमेंट है। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज पता है, अब ए जो है बी का सबसेट है। यदि ए जो है बी का सबसेट है तो आप इससे पहले ये चीज सिद्ध कर चुके हैं कि यदि ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो भी एलिमेंट है वे सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, मतलब वह एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो यक्स बिलोंग टू यहाँ पर ए, चूंकि यक्स बिलोंग टू ए, यहाँ पर हमें पता है कि यक्स, हमने मान लिया कि यक्स क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो यदि ए में बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है तो हम कहेंगे यक्स बिलोंग टू ए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यक्स बिलोंग टू बी, या हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यक्स बिलोंग टू बी, कहने का मतलब ये हुआ कि यक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए बी का सबसेट है, तो यक्स बी का भी एलिमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें मिल गया कि यक्स जो है बी का एलिमेंट है, तथा ये भी हमें पता है बी, या हम इस तरह लिख सकते हैं परंतु बी सबसेट ऑफ सी, जो बी है वो सी का सबसेट है। और हमें ये भी पता है कि बी का एलिमेंट यक्स है, तो हम जानते हैं कि बी अगर इसका सबसेट है तो इसके सभी के सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। जब इसका सभी एलिमेंट इसमें मिल रहा है तो बी का एलिमेंट यक्स भी इसमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स बिलोंग टू सी। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करें इन दोनों की, तो यक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है और यक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि जो यक्स होगा मतलब सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए है इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो ए जो होगा इस सी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ए, या इस तरह लिख लीजिए, चूंकि यक्स बिलोंग टू ए और ये कंडीशन में मिल गया यक्स बिलोंग टू सी, अतः जो ए होगा, जो नहीं दिख रहा है, आइए ऊपर लिखते हैं, चूंकि यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू सी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यक्स ए में बिलोंग कर रहा है और यक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ सी, मतलब कि ए के सभी एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आप ये कंडीशन समझ गए कि यदि तीन समुच्चय इस प्रकार से हो कि इस कंडीशन को यदि ये दोनों समुच्चय फॉलो कर रहा है तो ए जो होगा सी का सबसेट होगा। ये चीज समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या n है तो यदि उसमें उपसमुच्चय ज्ञात करना हो तो उपसमुच्चयों की संख्या उसमें टू द पावर n प्राप्त होगी। जैसे देख लिया जाए, यदि कोई समुच्चय है जिसमें कुल अवयव की संख्या n है तो उस समुच्चय के कुल टू द पावर n सबसेट अर्थात उप समुच्चय प्राप्त होंगे। आइए इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 3, ये एलिमेंट है। तो पहली बात कि हमने प्रमेय में यही बताया कि यदि n एलिमेंट है किसी भी समुच्चय की, यदि n एलिमेंट है तो उस समुच्चय के टू द पावर n सबसेट होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो इसके कुल 8 उप समुच्चय होंगे। अब इसके उप समुच्चय लिखेंगे कैसे, तो आइए समझते हैं। आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर समझ लें, जैसे मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, तो आप ये जानते हैं कि ए इस बी का सबसेट तभी होगा जब इसका सभी के सभी एलिमेंट इसमें होगा। तो कहने का मतलब जितना भी यहाँ पर सेट लिखा जाएगा उन सभी सेट के एलिमेंट इसमें क्या होंगे, मिलेंगे। कहने का मतलब जितना भी सेट लिखा जाएगा यदि उन सभी का एलिमेंट इसमें मिलेगा तो हम कहेंगे कि वे सभी सेट इस सेट के क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। तो वे कौन कौन से सेट हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पहली बात कि हमने प्रमेय में यही बोला था कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो पहली बात कि इस सेट का ये जो रिक्त समुच्चय ये उप समुच्चय हो गया। आगे ये भी हमने प्रमेय में पढ़ा, या तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यदि एक एक एलिमेंट को लेकर हम सेट बनाएं, जैसे 1 यहाँ पर हम देख रहे हैं यह एक प्रकार का सेट हो गया, फिर उसके बाद 2 ये भी एक प्रकार का सेट हो गया, 3 ये भी एक प्रकार का सेट हो गया। इन सभी सेट के एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। आगे बढ़ें, अब दो दो एलिमेंट को लेकर सेट बनाएं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 2, फिर उसके बाद 2 3 और एक मिलेगा 1 3। ये 3 सेट इस तरह से मिल गए। अब हम 3 एलिमेंट का सेट बनाए तो 3 एलिमेंट का जो सेट बनेगा हमें मिलेगा 1 2 3। अब आप ये मत सोचिएगा कि 2 3 1 भी होगा, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो सेट अलग अलग तभी हो सकते हैं जब उनके एलिमेंट भी क्या हों, अलग अलग हो। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें जो एलिमेंट है सभी सेम है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, क्या है, एक ही है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 समुच्चय हो गए, उप समुच्चय हो गए। और सभी समुच्चयों के एलिमेंट क्या हैं, इसमें मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये 8 इसके क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। अब आपको हम एक चीज़ बता दें, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि जैसे आपके सामने 5 पुस्तक रख दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप 2 पुस्तकों का आपको समूह बनाना है, तो आप कुल कितने अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है
कि 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 पुस्तक आपके सामने है और आपसे कह दिया जाए कि 2-2 पुस्तकों का, 3-3 पुस्तकों का या 4-4 पुस्तकों का, कहने का मतलब कुल अलग अलग कितने समूह बना सकते हैं। तो आप पहले तो एक एक वस्तुओं का समूह बनाएंगे, इस तरह से बनेगा, फिर 2-2 वस्तुओं का समूह बनाएंगे। तो 2-2 वस्तुओं में भी आप कई तरह के बना सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं इस तरह से। और भी होगा 3-3 वस्तुओं का कर दिया जाए समूह बनाने के लिए, तो कहने का मतलब कि इस तरह से बहुत सारे अधिक हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एलिमेंट और भी मैं बढ़ा दूँ तो फिर इस तरह से लिख कर ज्ञात करना असंभव है। तो उसको हम क्या करें, इस फार्मूले में हम देखिए कैसे ड्राइव करेंगे। एक मैं फार्मूला आपको दूंगा और उस फार्मूले को समझा भी देंगे कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे जनरली इस फार्मूले का यूज़ हम क्रमचय संचय में करेंगे, जो कि आप इसी क्लास में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में से अगर हमें r वस्तुओं का लेकर अलग अलग समूह बनाना है तो कुल कितने प्रकार से समूह बनाए जा सकते हैं, या हम कहें कि कुल समूह बनाने की कितनी विधियां हो सकती हैं। प्रकार कहें या विधियां कहें, बातें कही है, तो कुल कितनी विधियां होंगी तो उसको आप समझ लें। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन की कुल विधियां बराबर, ये होगा NCR के बराबर। कहने का मतलब NCR को अगर हम समझें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n होल डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इसका मतलब वैसे हमें यहाँ पर इसको प्रसार नहीं करना है, फिर भी आप समझ लें। यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, जैसे मैं अगर लिख दूँ फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब यह है कि 5 से घटते एक एक घटते क्रम में नंबर्स लेंगे और कहाँ तक, जब तक 1 न प्राप्त हो जाए तब तक हम उन सभी नंबर्स को प्राप्त करेंगे और उन सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू मिलेगा। तो कहने का मतलब एक एक यहाँ से स्टार्ट करें और घटते क्रम में एक एक अंक लेते रहें, मतलब एक एक की कमी करते जाएं, जो जो नंबर्स मिलेंगे उन सभी को लेंगे। यहाँ से 5 4 3 फिर 2 फिर 1, तो 1 तक हो गया। और इन सभी नंबर्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी वैल्यू मिलेगा वो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 4 20, 23 60, 62 120। ये फैक्टोरियल 5 का आंसर होगा या वैल्यू होगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू देखें तो 4 × 3 × 2 × 1 ये चीज़ होगा। तो वैसे अगर हम इसको अगर इस तरह भी लिखना चाहें तो 5 × फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 4 है। या हम लिखना चाहें तो 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये चीज़ आपको अभी बाद में समझना है। आइए बस हम यहीं से आपको समझाते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया। विधियाँ, इसकी कुल जो विधियाँ हैं NCR विधि होंगे। तो अब आइए देखते हैं, यदि कोई सेट A है जिसमें कुल n एलिमेंट हैं, तो n एलिमेंट हैं तो कुल उसके अलग अलग कितने समूह बनेंगे। तो आप जानते हैं कि हम एक एक वस्तुओं का भी चयन कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग समूह बनेगा। 2-2 वस्तुओं का भी समूह बना सकते हैं, 3-3 वस्तुओं का भी समूह बना सकते हैं। इस तरह से बढ़ते क्रम में हम n वस्तुओं तक समूह बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक वस्तुओं का समूह बना रहे हैं और कुल कितने समूह बनेंगे उसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे अब एक एक अवयवों से प्राप्त उप समुच्चयों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि इन n एलिमेंट वाले सेट में से हम एक एक एलिमेंट का भी सेट बना सकते हैं। तो इस तरह से जो सेट बनेगा उनकी संख्या कुल कितनी होगी,
जो भी सेट होगा वे सभी इसके उपसमुच्चय बोले जाएंगे। तो उनकी कुल संख्या कितनी होगी, तो वो होगा NC1। क्योंकि यहाँ पर R वस्तुओं का जब चयन करना था, R वस्तु लेकर अगर समूह बनाना था, तो हम देख रहे हैं कि NCR विधियाँ थी। अगर हम एक एक अवयवों से लेकर इसके समूह बनाएं, मतलब इस n वस्तुओं में से अगर हम एक एक वस्तुओं को लेकर अगर हम समूह बनाएं तो कुल कितने बनेंगे, NC1। तो NC1 समूह बनेंगे, तो समूहों की संख्या ही उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हम जो समूह प्राप्त करेंगे उसके जगह पर हम लिख दिए हैं उपसमुच्चयों की संख्या। अब इसके बाद दो दो अवयवों से प्राप्त उपसमुच्चयों की संख्या बराबर क्या होगा, NC2। अगर दो दो एलिमेंट लेकर हम समूह बनाएं तो कुल हमें NC2 उपसमुच्चय मिलेंगे, NC2 समूह मिलेंगे। आगे तीन तीन अवयवों से प्राप्त उपसमुच्चयों की संख्या, इसकी जो संख्या होगी NC3 होगा। तो अब आप इसी तरह से इसका क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे, कभी 4 एलिमेंट लेकर फिर 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, इस तरह लेते लेते हम क्या करेंगे, n अवयवों से प्राप्त, कहने का n अवयवों में से n अवयव लेकर हम क्या करेंगे, एलिमेंट बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो n अवयवों से प्राप्त उप समुच्चयों की संख्या बराबर हो जाएगा NCN। अब आइए देखते हैं। अब यदि मैं इन सभी को ऐड कर दूं, इन सभी को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो कुल हमें मिल जाएगा कि कितने उपसमुच्चय प्राप्त होंगे। तो आइए इसे हम ऐड करते हैं। इसके बाद अतः कुल उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, यहाँ पर NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN, इन सभी को ऐड करके तो हमें उनके उपसमुच्चयों की संख्या मिलेगी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो रिक्त समुच्चय होता है वे सभी समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, परंतु हमने जो भी इससे पहले बताया उसमें रिक्त समुच्चय का जिक्र कहीं नहीं था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जो उपसमुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, उसकी संख्या क्या करेंगे, इसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अभी एक इसका उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस। तो अब आगे देखिए, अब आप समझ लीजिए कि NC0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। कैसे, तो आपको मैंने अभी बताया था फार्मूला NCR को हम लिखेंगे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो उसी फार्मूले से हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n अपान r की जगह 0 है, तो यहाँ पर n माइनस 0 इस तरह से। तो फैक्टोरियल n अपान यहाँ से फैक्टोरियल n कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, 1। तो आप समझ गए होंगे कि NC0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं NC0। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN। अब आप इसी क्लास में द्विपद प्रमेय में एक फार्मूला पढ़ेंगे, टू दी पावर n बराबर NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN। ये फार्मूला आपको द्विपद प्रमेय में मिलेगा और वहाँ पे आपको ये डेरिवेशन भी किया जाएगा, मतलब इस फार्मूले को प्रूव भी किया जाएगा कि ये फार्मूला आया कैसे। तो चलिए अब आप इस टोटल को यहाँ पर लिख सकते हैं टू दी पावर n। ये चीज़ टू दी पावर n कैसे आया है, तो आपको द्विपद प्रमेय में इस फार्मूले को पूरी तरह ड्राइव किया जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको हम क्या लिखेंगे, टू दी पावर n।
तो यहाँ से हमें मिल गया कुल जो उप समुच्चय होंगे उनकी संख्या टू द पावर n होगी। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, टू द पावर n के बराबर। यदि उसमें 3 एलिमेंट हैं, जहाँ n क्या है, उनके एलिमेंटों की संख्या। यहाँ यदि 3 एलिमेंट है तो टू द पावर 3 मतलब 8 सेट मिलेंगे, 8 उप समुच्चय होंगे। यदि 4 एलिमेंट है, उस सेट के 4 एलिमेंट है तो उस सेट के कुल कितने उप समुच्चय होंगे, तो टू द पावर 4 अर्थात 16 उप समुच्चय होंगे। तो चलिए अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि यहाँ से हमें उचित उप समुच्चय बताना हो, n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उप समुच्चयों की संख्या, तो उचित उप समुच्चय आप वो जानते हैं कि उसी को कहेंगे जिसका सभी एलिमेंट दिए गए समुच्चय में प्राप्त हों, परंतु कम से कम एक ऐसा एलिमेंट उस दिए गए समुच्चय में होना चाहिए जो उसके उप समुच्चय में न प्राप्त हो। तो उसका जो उप समुच्चय होगा उचित उप समुच्चय बोला जाएगा। जैसे अगर हम इसमें देख रहे हैं कोई एलिमेंट है, कोई सेट है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट है, तो वैसे इसके उप समुच्चयों की संख्या बात करें, उप समुच्चयों की संख्या, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या टू दी पावर 3 8 होंगे। लेकिन इसमें ये जो होगा, आप जानते हैं कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि इसके उप समुच्चयों में 1 2 3 अर्थात खुद यह सेट भी आएगा, और यह सेट उचित उप समुच्चय नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस सेट की कमी कर देंगे, मतलब एक सेट इसमें से निकाल देंगे। जैसे हमने 8 सेट, अगर इस सेट का अगर सबसेट लिखें तो कौन कौन होगा, तो एक होगा रिक्त समुच्चय, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, इसके बाद होगा 1 2, फिर होगा 2 3, फिर होगा 1 3, और एक लिखेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सभी, इन सभी का एलिमेंट मिल रहा है, परंतु इसका कम से कम एक एलिमेंट इन सभी में नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इसके सभी एलिमेंट इसमें भी हैं और इसका भी सभी एलिमेंट इसमें है। तो हम इस तरह के एलिमेंट या इस तरह के सबसेट को हम सुपर सेट नहीं कह सकते हैं। सुपर सेट का कंडीशन है कि इसका कम से कम एक एलिमेंट इसमें न मिले, जबकि इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, इसलिए यह इसका सुपर सेट नहीं कहलाएगा। और आपको बताया भी गया है कि कोई भी सेट स्वयं का सुपर सेट नहीं होता है, मतलब कि उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं खुद वही सेट आया है, अर्थात यह उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। तो अब हम देखें तो कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, यदि इसे माइनस कर दें 1 तो कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या 7 होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या टू द पावर n माइनस 1 होगी। मतलब यहाँ पे लिखेंगे n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या बराबर टू दी पावर n माइनस 1, ये होगा, मतलब एक की कमी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। समष्टि समुच्चय क्या होता है, इसे मिटा रहे हैं। इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इंग्लिश में। समझते हैं समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट आइए समझते हैं। तो वह समुच्चय जो, या वह समुच्चय जिसमें कुछ दिए गए समुच्चयों के सभी एलिमेंट विद्यमान हो। कहने का मतलब ऐसा समुच्चय
जिसमें कुछ निश्चित संदर्भ के अनुसार दिए गए समुच्चयों के सभी एलिमेंट समाहित हों, तो इस प्रकार के समुच्चय को उस दिए गए समुच्चयों का क्या कहेंगे? समष्टि समुच्चय। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है 1 2 3 एलिमेंट का, कोई समुच्चय बी है 2 3 4 एलिमेंट का, कोई समुच्चय सी है 4 5 6 एलिमेंट का, और एक समुच्चय डी है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का। तो हम देखें तो इस डी सेट में इन सभी सेट के एलिमेंट क्या है? विद्यमान है। इसका भी एलिमेंट सभी विद्यमान है, इसका भी सभी एलिमेंट विद्यमान है, और इसका भी सभी एलिमेंट विद्यमान है। तो हम इस डी को इस ए बी और सी का क्या कहेंगे? समष्टि समुच्चय, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब होता है जैसे जिसमें सब कुछ समाहित हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डी है, यह डी इस ए बी सी का क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि स्वरों का जो समुच्चय है उसका समष्टि समुच्चय अंग्रेजी वर्णमाला के सभी समुच्चय होंगे, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेट है वह स्वरों के समुच्चयों का क्या है? समष्टि समुच्चय है। या हम ये कहें कि सभी जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वह सम संख्याओं के समुच्चयों का क्या है? समष्टि समुच्चय है। जैसे मान लीजिए ये जो है ई, ये शो कर रहा है 2 4 6 8 इस तरह से, और यन है एक 1 2 3 4 5 इस तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो सेट है, इस सेट में इसके सभी एलिमेंट क्या है? विद्यमान है। मतलब कि इसमें 2 4 6 8 10 12 मतलब जितने भी इवन नंबर है, मतलब सम संख्याएं हैं, सभी इसमें क्या है? विद्यमान है। तो हम इसे क्या कहेंगे? इसका समष्टि समुच्चय कहेंगे। तो समष्टि समुच्चय क्लियर हो गया। समष्टि समुच्चय को हम यू से दर्शाते हैं। किससे? यू से। यूनिवर्सल मतलब यू से दर्शाते हैं। चलिए, तो अब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय जो होता है, प्रत्येक समुच्चय, यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी सी, ये जितने समुच्चय हैं इस समुच्चय के क्या बोले जाएंगे? उप समुच्चय बोले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्यों? क्योंकि इसके सभी के सभी जितने सेट हैं, इन सभी सेट के एलिमेंट इस सेट में क्या है? विद्यमान है। तो इस सेट का ये तीनों क्या बोले जाएंगे? उप समुच्चय। चलिए आगे बढ़ते हैं। घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय पावर सेट, इसको बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या है? किसी समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक समुच्चय है 1 2 3 1 2 3, ये कोई समुच्चय है। हमने बोला कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, मतलब कि इसका जो उप समुच्चय होगा उसका जो समुच्चय हम बनाएंगे वह इसका घात समुच्चय बोला जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय का जो एलिमेंट होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? समुच्चय होता है। आइए देख लेते हैं, सभी बात समझ में आ जाएगी। हम पहले इसके उप समुच्चयों को लिख लें। तो यहाँ पर इसका उप समुच्चय लिखें तो हमें मिलेगा एक रिक्त समुच्चय मिलेगा, एक मिलेगा
1 2 3। ये अब दो दो एलिमेंट का हम सेट बनाएं, 1 2 2 3 1 3। फिर इसके बाद तीन तीन सेट एलिमेंट का सेट बनाए हैं, तो 1 2 3 ये हो गया। तो ये तो इनके उपसमुच्चय हैं, ये सभी उपसमुच्चय हैं। लेकिन यदि मैं इसका एक समुच्चय बनाऊं, तो आप जानते हैं समुच्चय कैसे दर्शाते हैं। समुच्चय में जो एलिमेंट होता है वे सभी कॉमा से अलग होते हैं, और उन सभी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कॉमा से अलग कर चुके हैं, अब इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, तो ये जो होगा इस समुच्चय का घात समुच्चय बोला जाएगा। और घात समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पावर सेट ऑफ ए। ये जो है इस ए का घात समुच्चय है। पावर, पी से पावर मतलब घात समुच्चय जो है इस ए का इस तरह से दर्शाया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि किसी भी समुच्चय का जो घात समुच्चय होता है वो एक प्रकार का समुच्चय है, और उसका जो एलिमेंट है वह भी एक प्रकार का क्या है, समुच्चय है। कहने का मतलब कि इस घात समुच्चय का जो एलिमेंट है यह समुच्चय है, लेकिन अगर मैं इस समुच्चय की बात करूं, इस समुच्चय के एलिमेंट का, तो यह समुच्चय नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसके एलिमेंट की बात करें तो यह एक प्रकार के क्या है, समुच्चय है। तो ये घात समुच्चय में डिफरेंट है। इसे प्रतीकात्मक रूप से हम इस तरह से दर्शाएंगे, जैसे पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स। यहाँ पर मैं कैपिटल यक्स लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बात कि ये यक्स इस सेट का एलिमेंट शो करेगा, और इस सेट का जो एलिमेंट है वह एक प्रकार का समुच्चय है। आप जानते हैं कि समुच्चयों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो आइए देखते हैं, यह एलिमेंट यक्स हमने मान लिया कि इस सेट के जो एलिमेंट है यक्स हैं, और वे सभी यक्स क्या हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी ए का सबसेट है, इसलिए हम लिखेंगे यक्स सबसेट ऑफ ए। अब यदि यहाँ पर इतना चीज़ है तो हमें मिलेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल यक्स है वह बिलोंग कर रहा है इस सेट में, मतलब ये जितने भी एलिमेंट हैं, यक्स का मतलब एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट हैं ये इस सेट मतलब इस घात समुच्चय में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद यदि ये कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा, यक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, मतलब कि ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी इस ए के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब यदि ये कंडीशन पूरा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी यक्स हैं, ये जो यक्स है इस ए के क्या होंगे, फिर उप समुच्चय होंगे। मतलब ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट इस दिए गए समुच्चय के क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स सबसेट ऑफ ए। अब इसके बाद एक चीज और समझिए, यदि ये सभी एलिमेंट, याद रहे मैं बोल रहा हूँ ये सभी एलिमेंट यदि इसका उप समुच्चय है तो उप समुच्चय है और ये एलिमेंट है, तो कोई भी एलिमेंट उप समुच्चय उसी का होता है, या कोई भी उप समुच्चय एलिमेंट के रूप में हम जानते हैं उसी का हो सकता है यदि वो घात समुच्चय हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो घात समुच्चय है इसका ये जितने भी उप समुच्चय हैं ये सभी एलिमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ये चीज़ फॉलो हो रहा है तो ये कंडीशन श्योर है कि मिलेगा, तो हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ ये शो करेगा। यदि ये कंडीशन है तो ये भी शो होगा, और यदि ये कंडीशन है तो ये शो करेगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है ए, एक्स वाई और जेड इसके एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम इसके सबसेट की बात करें तो इसके उप समुच्चयों की संख्या जो होगी फाई होगी, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख ले रहे हैं। इसके बाद एक्स वाई जेड और क्या क्या सबसेट होंगे, एक्स कामा वाई का एक समूह होगा, एक वाई कामा जेड होगा,
एक होगा एक्स कामा जेड और एक होगा एक्स वाई और जेड। ये इसके क्या हो गए सबसेट। तो यदि हमें घात समुच्चय इसका लिखना हो तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, इन सभी को हम क्या करेंगे एक सेट बना देंगे, इन सभी को हम एलिमेंट के रूप में रखेंगे और इसका एक सेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा। इस तरह से हमें घात समुच्चय मिल गया। अब घात समुच्चय जितने भी हैं हम देख रहे हैं कि इन सभी घात समुच्चयों में जो पावर ऑफ ए है, इस पावर ऑफ ए में ये सभी क्या कर रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं, जो कि हम उसी को क्या लिखे थे यक्स के फॉर्म में। मतलब इन सभी एलिमेंट को हम यक्स के रूप में, कैपिटल यक्स के रूप में, और ये जो कैपिटल यक्स है, ये जितने भी कैपिटल यक्स हैं बताइए जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट इसका सबसेट है कि नहीं, सबसेट है। यहाँ पर लिखेंगे सबसेट ऑफ ए। यदि एक कंडीशन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो यक्स है ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए। ये जो यक्स है इसमें क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट हैं इस पावर सेट ऑफ ए के हैं। परंतु यदि ये पावर सेट ऑफ ए के हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये सभी क्या हैं इसके सबसेट हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि यक्स जो है ए का सबसेट है। अब यहाँ पर देखिए यदि ये सभी इसके सबसेट हैं तो इन्हीं सभी से हम क्या बनाए यहाँ पर इसका एक समुच्चय बनाए, जो कि ये सभी क्या है इसके एलिमेंट हैं। मतलब कि ये सभी उपसमुच्चय इसका एलिमेंट हैं। तो हम वही चीज़ लिखे हैं कि ये जितने भी उपसमुच्चय अर्थात यक्स हमने माना था और ये सभी जितने भी हैं इसका क्या है एलिमेंट है। तो इस कंडीशन के अनुसार ये चीज़ मिल रहा है और इसके अनुसार ये चीज़ मिल रहा है, और ये चीज़ हमें समझना है। समझ गए होंगे अब आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रमेय है, प्रमेय क्या है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और ए क्या है बी का सबसेट है, तो जो पावर सेट ऑफ ए होगा वह पावर सेट ऑफ बी का क्या होगा उपसमुच्चय होगा। कहने का मतलब कि ए बी का यदि उपसमुच्चय है तो जो इसका घात समुच्चय है वह इसके घात समुच्चय का सबसेट होगा। अब ये देखते हैं एग्जाम्पल, इसको प्रूव कर दे रहे हैं पहले। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, माना यक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। हमने ये मान लिया कि यक्स क्या कर रहा है इसके घात समुच्चय में बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब इसके घात समुच्चय का यक्स क्या एलिमेंट है। तो आप जानते ही हैं इसे कैपिटल में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो एलिमेंट होगा वह एक प्रकार का समुच्चय होगा। तो ये क्या होगा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा यक्स बिलोंग टू पावर ऑफ ए। तो अब आप बताइए यदि यक्स पावर ऑफ ए का एक एलिमेंट है तो यहाँ से हम यक्स सबसेट ऑफ ए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप ये चीज़ इससे पहले प्रूव कर चुके हैं कि यदि इसका यह क्या है एलिमेंट है तो ये जो एलिमेंट है इसका क्या होगा उप समुच्चय होगा। मतलब आप किसी भी घात समुच्चय के जो भी एलिमेंट आप देख रहे थे वह जिस समुच्चय का घात समुच्चय है, मतलब कि अभी आप इससे पहले बताए थे ना कि ए जो है एक्स वाई जेड है, तो इसके जितने भी उप समुच्चय हमने लिखा था वे सभी उप समुच्चय का यदि एक समुच्चय हम बना दे तो वह इसका क्या होगा घात समुच्चय होगा। तो इस घात समुच्चय के जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी इसका क्या था उपसमुच्चय था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि यक्स जो है यदि इस घात समुच्चय का अगर एलिमेंट है तो यह यक्स इस ए का क्या होगा उपसमुच्चय होगा। तो इतना जब क्लियर हो गया कि यदि यक्स इस ए का उपसमुच्चय है तो आप बताइए ए बी का उपसमुच्चय है। अभी आप एक एग्जाम्पल एक प्रमेय समझे थे
यदि तीन समुच्चय इस प्रकार से हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है, तो ए क्या होगा, सी का उपसमुच्चय होगा। उसी तरह से यक्स क्या है, ए का उपसमुच्चय है और ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तो जो यक्स होगा इस बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए यक्स सबसेट ऑफ किसका, बी का। क्यों, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। तो अब यहाँ पर आप समझिए, यक्स यदि बी का सबसेट है और हम देख रहे हैं यक्स ये क्या है, यह एक प्रकार का समुच्चय है, क्योंकि यक्स जो एलिमेंट है, हम जानते हैं कि यह एलिमेंट है, लेकिन यह जो एलिमेंट है एक प्रकार का कैसा एलिमेंट है, एक समुच्चय के रूप में, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है। यह एक प्रकार का समुच्चय है। और आप जानते हैं अभी अभी मैंने बताया कि यदि किसी भी सेट, अभी उधर आप लिखे थे इस तरह से यक्स बिलोंग टू पावर ऑफ ए, तो ये कंडीशन यदि इसे फॉलो कर रहा है यक्स सबसेट ऑफ ए, तो यदि ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो ये भी फॉलो होगा, इसलिए इधर सिंबल था। मतलब कि यदि मैं इस ए के जगह पर अगर मैं लिख दूं बी, यक्स सबसेट ऑफ बी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। मतलब यक्स सबसेट ऑफ बी है तो हमें यहाँ से मिलेगा यक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी। अब बताइए, यहाँ पर यक्स पावर सेट ऑफ ए में का एक एलिमेंट है और यहाँ पर भी यक्स पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है। मतलब इस सेट का, यह भी एक प्रकार का सेट है, तो इस सेट का जो भी एलिमेंट है वे सभी इस सेट में मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए और यक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं, दिख रहा है, नहीं इधर मैं लिख दे रहा हूँ इधर। तो यदि ये कंडीशन पूरा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह जो होगा पावर सेट ऑफ ए, ये सबसेट होगा पावर सेट ऑफ बी का। अब आप ये पूरी बात समझ गए होंगे।